देखो एक टर्म है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, तो यहाँ बातें ना करें, है ना प्लीज, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप दोगे, करंट आप पास करोगे, तो केमिकल लोचा होगा, ये कन्वर्ट होगा केमिकल एनर्जी में, और वो डिवाइस जहां ये चीजें होती है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और ये जो प्रोसेस है इसे हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस। बोलो बात क्लियर है। लिखेंगे केमिकल डीकंपोजिशन इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, कोई मोल्टेन या एक्वस कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट है, लाइक NaCl है, उसको या तो मैं पिघला दूं, ठीक है, या NaCl को पानी में घोल दूं, तो पिघलाने पर भी वो अपने आयंस में चेंज होगा, और पानी में घोलने पर भी वो अपने आयंस में चेंज हो जाएगा एक्वस कंडीशन में। फिर मैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करूं, तो कुछ केमिकल चेंजेस यहाँ होते हैं। केमिकल चेंजेस में वही होगा, एक ऑक्सीडेशन, दूसरा रिडक्शन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस। ये बात सभी को समझ में आया? ठीक है। अच्छा, एक और बात को समझो, इसे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस तो बोलते हैं, एक तो ये बात हो गई हमारी। ठीक है, दूसरी चीज़, इससे पहले जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखा था, वहाँ एक कंटेनर में हुआ था ऑक्सीडेशन और दूसरे में रिडक्शन, यानी वहाँ इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन हुआ था। क्या हुआ था, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। जबकि यहाँ उसी कंटेनर में ऑक्सीडेशन और उसी कंटेनर में क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है, यानी कि इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन अकर। ये पॉइंट भी लिख लेंगे इन इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इन इलेक्ट्रोलिसिस non spontaneous redox reaction occur, non spontaneous redox reaction occur, ब्रैकेट में लिखेंगे डेल्टा जी इक्वल्स टू पॉजिटिव, डेल्टा जी इक्वल्स टू पॉजिटिव। अब बात को बच्चों बहुत अच्छे ढंग से समझना, इससे पहले जो हमारे पास में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने केमिकल डाला था, अपने आप करंट बन रहा था, यानी वो स्पॉन्टेनियस था। इस बार इलेक्ट्रोलिसिस करना है तो हमें बाहर से करंट देना पड़ता है, बिजली बिल आएगा, तो इस बार हमें खुद काम करना पड़ रहा है इस पे, सेल पे, तो यानी कि डेल्टा जी क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? ठीक, चलिए अब मैं बात अगर इलेक्ट्रोलिसिस की करूं, बात किसकी करूं बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस की, तो जरा समझते हैं क्या होगा। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा बेटा, दो चीजें होंगी। एक तो क्या हो सकता है बेटा, कैटायन। क्या हो सकता है बेटा, कैटायन, Mn+ बोल रहा हूं इसे, ठीक है, इधर ध्यान देना बेटा। दूसरा क्या हो सकता है बेटा, एनायन। एनायन को मैं Xn- बोल सकता हूँ। बोलो बात समझ में आ रहा है? अरे हूँ हाँ किया जाए। कैटायन किधर मूव होगा, कैटायन किसको अट्रैक्ट होता है भाई, जहाँ माइनस चार्ज होता है, ठीक है, जहाँ क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। कैटायन पे प्लस चार्ज है, तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, माइनस। हमने जो बैटरी लगाई है, एक ऐसा कंटेनर होगा, हमने जो बैटरी लगाई है, ठीक है, ये हो गया बेटा एनोड, ये हो गया कैथोड। इससे पहले एनोड नेगेटिव हुआ करता था, इस केस में एनोड क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, और कैथोड क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया है। क्या कर दिया बेटा, बैटरी से जोड़ दिया है। ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डाल दिया, यहाँ कैटायन भी है और एनायन भी है। मुझे बताओ एनायन किधर जाएगा, टूवर्ड्स एनोड, कैटायन किधर जाएगा, टूवर्ड्स कैथोड। ठीक है, कैटायन मूव्स टूवर्ड्स कैथोड और एनायन मूव्स टूवर्ड्स एनोड। क्लियर है? ठीक, कैटायन कैथोड की तरफ जाएगा, एनायन किधर जाएगा बेटा, एनोड की तरफ। ठीक है, तो कैटायन कैथोड की तरफ जाएगा, तो यहां पर कैटायन कैथोड की तरफ, कैथोड में हमेशा क्या होता है,
बताओ, रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन। और एनोड में क्या होता है हमेशा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब कैटायन कैथोड की तरफ गया होगा, जाहिर सी बात है कैथोड यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव, और एनोड क्या होगा इस बार? पॉजिटिव। तो यहाँ पोलैरिटी डिफरेंट जरूर है, लेकिन पोलैरिटी को डिसाइड कई बच्चे प्लस माइनस से करते हैं। मैं कहता हूँ प्लस माइनस से कभी भी आप बैटरी की पोलैरिटी से आप एनोड कैथोड डिसाइड नहीं करते हो। आप एनोड कैथोड का डिटर्मिनेशन कैसे करते हो? वहाँ होने वाले रिएक्शन की वजह से, उसका नेचर क्या है? ऑक्सीडेशन है तो वो एनोड, रिडक्शन है तो वो क्या होगा? कैथोड। अब देखो यहाँ रिडक्शन होना है, रिडक्शन कैसे होगा? Mn+ n इलेक्ट्रॉन को खा लेगा और मेटल सॉलिड में बदल जाएगा। बोलो बदल जाएगा। अगर मैं इसे एक्वस लिखूं तो ये सॉलिड है। ठीक है, तो यानी कैथोड में क्या होगा बेटा? मेटल का डिपोजिशन हो जाएगा। बोलो हो जाएगा। और अगर मैं एनोड की तरफ जाऊं तो एनोड Xn- ऑक्सीडाइज हो जाएगा, X सॉलिड में बदल जाएगा और n इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा बेटा? रिमूव कर देगा। बोलो बात क्लियर है? ये जो n इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, ये क्या देख रहे हो बेटा? n इलेक्ट्रॉन देख रहे हो। ये n इलेक्ट्रॉन मूव हुआ है किधर? रिडक्शन में। ठीक है, तो n क्या है? नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, कहां से कहां? एनोड टू कैथोड। वहां पे भी तो यही हुआ था, वहां पे भी तो एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए थे भाई। अरे हूं हाँ करो। पक्की बात है? ठीक है, वासुदेव कल क्लास नहीं आया था ना? ठीक है, चल इसलिए नहीं मालूम है। ठीक है, लिखते रहा। इलेक्ट्रोलिसिस को समझते हैं एक एग्जाम्पल से। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten NaCl by प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। मैं क्या करूंगा? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की हेल्प से इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा, मोल्टेन NaCl लूंगा, पिघला हुआ NaCl लूंगा। ठीक है, जरा बातों को अच्छे ढंग से समझेंगे सब। हितेश, ठीक, देखो एक डिवाइस है। ठीक है, इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले लिया, मोल्टेन NaCl लिया। मोल्टेन NaCl है, तो NaCl को जब पिघलाता हूं ना तो इसके अंदर Na+ और Cl-, ये कैटायन होगा और ये क्या होगा बेटा? एनायन। बोलो होगा? अरे हूँ हाँ करो। ये चीज़ें क्लियर है? यानी इस कंटेनर के अंदर Na+ है और Cl- है। बोलो है? ठीक। देखो मोल्टेन NaCl है तो कैटायन के अंदर हमारे पास में ये देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। कौन है? पॉजिटिव। ये कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव टर्मिनल है। बोलो है? इनको मैंने क्या किया बेटा? हाई वोल्टेज की बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, जैसे ही मैं इन्हें एक बैटरी से जोड़ता हूं, मुझे बताओ सर्किट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? बिल्कुल कंप्लीट है, क्योंकि यहां से यहां और यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ कोई सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वहाँ तो अलग अलग कंटेनर था ना, तो उनको कनेक्ट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ी थी। यहाँ कोई सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं होगी। ये भी डिफरेंस मैंने आपको बता रखा है। अब देखो, जैसे ही स्विच ऑन करूंगा, करंट पास होते ही यहाँ पर क्या होगा? रिएक्शन होने लग जाएगी। क्या होने लग जाएगी? रिएक्शन। कैटायन नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा और जो एनायन है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब होगा क्या, जरा ध्यान देना। एट एनोड, एनोड में हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए एनोड में, ये हमारे पास एनोड है, ये हमारे पास कौन है बेटा? कैथोड है। ठीक है, एनोड में कौन जा रहा है? एनायन, Cl-। तो Cl-, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में Cl- जो है वो क्या होगा बेटा? Cl2 गैस में बदलेगा और साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। तो Cl2 कहाँ बना? एनोड में। तो यहाँ पर हमें बुलबुला दिखने लग जाता है, बबल बनने लग जाता है। ये बुलबुला किसका होगा? Cl2 गैस का। बोलो बात क्लियर है? ठीक। एनोड के बाद एट कैथोड, कैथोड की अगर मैं बात करूं, कैथोड में क्या होता है पहले बच्चों? रिडक्शन। कैथोड में क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन किसका होगा? कैटायन का। कैटायन कौन है? Na+। Na+ यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो यहाँ 2 कर दो, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कर दो
और ये कन्वर्ट हो जाएगा Na सॉलिड में। इस रॉड में कौन डिपॉजिट होने लग जाएगा बेटा, इस रॉड में डिपॉजिट होने लग जाएगा कौन बेटा, ऐसे मेटल चिपकने लग जाएंगे। ये मेटल कौन सा है, डिपॉजिट हो जाएगा कौन, यहाँ पर इस रॉड में कौन चिपकता हुआ दिखेगा आपको, सोडियम मेटल सॉलिड के फॉर्म में। बोलो बात क्लियर है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब जो प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है इसके दो एस्पेक्ट है, इसके दो पहलू है, दो नज़रिए से हम इसको पढ़ेंगे। एक पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस से क्या बन रहा है, एनोड पे Cl2 और कैथोड पे सोडियम मेटल, और फिर उसके बाद उसको देखेंगे कितना बन रहा है, कि कितना Cl2 गैस बना और कितना सोडियम मेटल बना। ये दोनों चीज़ों को हम पता लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट कि किस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा। फिर हम लोग देखेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट कि बना है वो कितना क्वांटिटी में बनेगा। बोलो बात क्लियर है। तो देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वन इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट एंड द अनदर वन इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। ठीक है, ये दोनों एस्पेक्ट्स हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ने वाले। लिखा जाए, ठीक है ना भाई। किससे डर लगता है ना बेटा। देखो डरने से कैसे काम चलेगा, आपको डाउट है, आप डर रहे हो, आप मुझसे मिलोगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डाउट है आपसे नहीं बन रहा होगा, कुछ आप उसमें मिस्टेक कर रहे होगे, मैं उस मिस्टेक को पॉइंट आउट करूंगा, फिर मुझे पता चलेगा कि नहीं तू सॉल्व नहीं किया है, एक्टिंग कर रहा था, ये जबरदस्ती का डाउट पूछना है, वो मुझे पता लग जाएगा। डाउट अगर नहीं भी हुआ जेन्युइन तो, या डाउट होगा तो उसके बैकग्राउंड में मेहनत नहीं किया होगा, तो मैं ज्यादा से ज्यादा गुस्से में, क्रोध में मैं तुझे पीट ही तो सकता हूँ। पीटने से ज्यादा ज्यादा क्या होगा, दुखेगा, एक दिन दुखेगा, 2 दिन दुखेगा, अब तो असर भी नहीं होता है। और ज्यादा से ज्यादा मैं पीटूंगा तो तेरी मृत्यु हो सकती है, उससे ज्यादा क्या ही बुरा होगा, है ना। जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है हे पार्थ, उसी प्रकार से आत्मा अमर है, नश्वर है, नैनम छिद्रंति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। ये एक शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण करती है, तो ये भगवान का काम है, मैं उस चीज में हेल्प कर दूंगा। अगली योनि में जन्म लेना, कितनी बिलियन स्पीशीज है एनसीईआरटी में, 1.7। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, उसमें से जो फेवरेट है देख लेना अपने हिसाब से। क्यों, क्या दिक्कत है, उससे ज्यादा क्या ही होगा बुरा। ठीक है, सिर्फ इतनी बात है हितेश, तो डाउट पूछा कर बिना डरे। हाँ पूछना, अभी जो 4 डाउट बोला है ना वो चारों मेरे से पूछ के जाएगा, अभी जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, मैं देखूंगा वो 4 डाउट कौन से। ठीक है, हाँ क्लियर है, फंस गया चल हो गया हितेश, ठीक है। चलो लिखेंगे बेटा, बातें नहीं। देखो आगे हम लोग देखने जा रहे, लिखेंगे देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, सेकंड क्या होगा तन्मय, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। हाँ क्या बेटा, there are 2 aspects of electrolysis, first is qualitative and the second one is quantitative aspect। ठीक, देखो सबसे पहले इसमें लिखेंगे नेचर ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। नेचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, नेचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस is depends upon देखो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या बनेगा हम पहले वो डिसाइड कर रहे हैं। तो क्या बनेगा वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो पहली डिपेंडेंसी देखो, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन आप ले रहे हो, क्या ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा इलेक्ट्रोलिसिस का। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है हितेश, अगर मैं NaCl मोल्टन ले लेता हूँ, पिघला हुआ NaCl ले लूँ, ठीक है, मोल्टन ले लूँ, यानी कि L मतलब लिक्विड फेज में है, मोल्टन फेज। तो मोल्टन फेज में अगर मैं इसका इलेक्ट्रोलिसिस करूं, तो अभी हमने देखा था एनोड में क्या बनेगा,
एनोड में एनायन गया था, एनायन कौन है, Na+Cl-, ये कैटायन ही एनायन, एनायन। एनोड में कौन सी गैस रिलीज हुई थी, Cl2 गैस, और कैथोड में कौन सी गैस रिलीज हुई, सोडियम मेटल सॉलिड। बोलो यही हुआ, ठीक है। लेकिन वहीं NaCl अगर मैं एक्वस फेज में ले लूं, ठीक है, एक्वस NaCl अगर मैं ले लूं, एक्वस कंडीशन अगर लूं, NaCl का कौन सा कंडीशन लूं, एक्वस कंडीशन लूं, और फिर अगर इसका इलेक्ट्रोलिसिस करूं, तो आप देखो आपने अगर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन चेंज किया तो यहाँ प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। एनोड पे तो नो डाउट Cl2 गैस रिलीज हो रही है, लेकिन कैथोड पे इस बार हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्यों, आगे एक्सप्लेन करूंगा। बात समझ में आया? तो अगर आपने जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है उसके नेचर को चेंज किया तो प्रोडक्ट पे भी उसका असर देखने को मिलेगा, प्रोडक्ट भी बदलता हुआ आपको नजर आएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? हूँ हाँ किया जाए, ठीक है, लिखो। तो पहला तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हो गया। दूसरा बी, हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान बनने वाला प्रोडक्ट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के नेचर पे भी डिपेंड करेगा। कुछ एग्जांपल इन फ्यूचर आगे बताऊंगा जहां ये बात आपको क्लियर हो जाएगी कि आपने इलेक्ट्रोड अगर चेंज कर दिया तो बनने वाला प्रोडक्ट भी चेंज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोड भी यहां हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड, जो कि यूजलेस है, भारी एक्टिव है, आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, ये खुद ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर दे रहा है। अरे मम्मी गुलाब जामुन बनाई है, बोली है कि बेटा देख लेना मैं आ रही हूँ 2 मिनट, बिल्ला आके खाना ले, बिल्ली आके खाना ले, है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना, बिल्ली बाद में खाएगी, घर का बिल्ला पहले ठूस लेगा 2-3। नहीं तन मैं बात समझ रहा है? अरे हूँ हाँ करो, वही वाली बात है। हम चाहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान प्रोडक्ट बने, हमने ऐसा कोई इलेक्ट्रोड ले लिया कि वो रिएक्शन में खुद ही पार्टिसिपेट कर रहा है, तो बताओ प्रोडक्ट पे उसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अरे हूँ हाँ करो, समझ में आ रही बात? ठीक है, वही चीज है। दूसरा इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड वो होता है जो कि इनएक्टिव रहता है, जो कि किस में पार्टिसिपेट नहीं करता, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, तो इसीलिए ये बेस्ट है, इट इज बेस्ट फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। ये इलेक्ट्रोलिसिस के लिए क्या है, बेस्ट ऑप्शन है। बोलो बात समझ में आ रहा है? इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमारे बड़े फेमस हैं। एक तो ग्रेफाइट हुआ, कौन सा बेटा, और दूसरा इसके बाद छापा मेटल्स। छापा पता है ना आपको, अब तो जान गए हो आप, ठीक है। इनके जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो हमारे लिए इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह काम करते हैं। क्लियर है? तो ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाएंगे, तो हमें जो इलेक्ट्रोड लेना होगा ना, वो यूजुअली प्लेटिनम से लेते हैं आप लोग, या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड लेते हैं। एक तो ग्रेफाइट थोड़ा सस्ता भी है, प्लेटिनम महंगा है, तो दोनों से ही हम काम में लेते हैं। ग्रेफाइट यहाँ मेटल तो नहीं है, लेकिन कंडक्टर होने की वजह से यहाँ ग्रेफाइट को एज ए इलेक्ट्रोड काम में लिया जाता है, ठीक है। ग्रेफाइट आपको पता है कंडक्टर एलोट्रोफ है कार्बन का, डायमंड इंसुलेटर है ना। ग्रेफाइट में कार्बन का, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, आई तू बताएगी, आई sp2। तो sp2 है, इसका शेप होता है हेक्सागोनल, है ना, हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर, और एक शीट के ऊपर दूसरा शीट स्लिप कर रहा होता है, इसलिए स्लिपरी नेचर का होता है, पाउडर फॉर्म में होता है। जबकि हीरा बहुत हार्ड होता है। एक कार्बन 4 कार्बन को सॉरी नहीं बोलता, वो बोलता है 4 बॉन्ड और बना। वो लोग आगे 4 बॉन्ड और बनाते हैं, उन लोग आगे 4 लोग को और स्कैम करते हैं, उन लोग 4 लोग को और सेमिनार में बुलाते हैं, वो 4 लोग आगे और बोलते हैं कि 4 लोग को जोड़ो, ऐसे करके नेटवर्क बन जाता है। तो कोवेलेंट जाइंट मॉलिक्यूल है कौन बेटा, डायमंड। जबकि फुलिरिन जो होता है ना, फुलिरिन वो जो होता है फुटबॉल शेप स्ट्रक्चर होता है। सुन लो बेटा, उसमें ना फुलिरिन में ना 5 मेंबर रिंग भी होते हैं और 6 मेंबर रिंग भी होते हैं, ठीक है। ऐसे करके फुटबॉल का फॉर्मेशन होता है, ऐसे करके आसपास में पूरा फुटबॉल जैसा बनता है ना, ठीक है। एक तो ये हो गया। लेकिन डायमंड की बात करूंगा तो डायमंड में ना ऐसे मधुमक्खी के छत्ते जैसा ये एक लेयर है, ऐसा ही दूसरा लेयर होगा, ठीक है, हेक्सागोनल 2D शीट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। ये इनके बीच में ये वेंडरवॉल फोर्स होता है। क्या होता है बेटा, वेंडरवॉल फोर्स। ये तो वीक फोर्स होता है, तो इसलिए ग्रेफाइट को पाउडर फॉर्म में काम में लिया जाता है, लुब्रिकेशन के लिए काम में लिया जाता है, पेंसिल के लिए फॉर्म में लिया जाता है। इससे पेंसिल बनते हैं, तभी आप लिखते हो तो रफ सरफेस पे इसका स्ट्रोक दिखता है आपको।
ये हार्ड रहता तो आप ग्रेफाइट से लिखते रहते, पेपर फट जाता। बोलो बात क्लियर है? डायमंड में एक कार्बन आगे वाले कार्बन लोग को सॉरी नहीं बोलता, वो उनके साथ स्कैम करता है, जोड़ता है उनको, बोलता है 4 लोग को और जोड़, ये आगे 4 लोग को और जोड़ते हैं और बड़ा स्कैम हो जाता है ना। तो ये दुनिया पित्तल दी नहीं, डायमंड दी, कार्बन सब जुड़ जाता है। बोलो क्लियर है? तो ऐसे में तो आप सोचोगे सर डायमंड तो कभी खत्म ही नहीं होता होगा, ये बॉन्ड जुड़ते चले जा रहे हैं, जुड़ते चले जा रहे हैं। तो जो ऐसे डायमंड में जो पार्ट लास्ट में वैलेंसी जो खाली रहता है वो इम्प्यूरिटीज़ को जोड़ लेता है। क्या कर लेता है? इम्प्यूरिटीज़। ये इम्प्यूरिटीज़ को जोड़ करके इसे बोला जाता है डेंगलिंग बॉन्ड। क्या बोलते हैं? डेंगलिंग बॉन्ड। ठीक है। अच्छा, डायमंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 और ईच sp3 कार्बन अटैच टेट्राहेड्रली विद 4 कार्बन। ठीक है। ग्रेफाइट का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, ईच sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन अटैच्ड विद 3 कार्बन, यानी ये ट्राइवेलेंट होता है। वो क्या होता है? टेट्रावेलेंट होता है। और ये बकमिनिस्टर फुलरिन की बात करूंगा तो कार्बन यहाँ पर क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता है। क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक, चलिए खैर ये तो बात हो गई। फुलरिन की बात अगर छोड़े तो ग्रेफाइट जो होता है कंडक्टर है, जबकि डायमंड इंसुलेटर है। ठीक है, ये बात आपको मालूम है। ये बहुत हार्ड है कोवेलेंट जाइंट मॉलिक्यूल होने की वजह से, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जबकि ये सॉफ्ट होता है ग्रेफाइट, है ना। ये हमारे सिलेबस में था पी ब्लॉक में, लेकिन अभी पी ब्लॉक सिलेबस से हट चुका है, इसलिए मैंने इसे नहीं पढ़ा है। फिर भी एग्जाम में अगर आ जाए तो ये इन्फॉर्मेशन दिया, इससे आपका काम बन जाएगा। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ तन्मय, मुझे एक चीज़ बता, कार्बन यहाँ sp2 है, वहाँ sp3 है, वो कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है डायमंड, जबकि ये कंडक्टर है। क्यों? रीज़न क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता होगा? कंडक्ट करता होगा। कैसे कंडक्ट करता है? इलेक्ट्रॉन यहाँ से उई करके यहाँ आ जाता है, ओ करके ऊपर जाता है, ऐसे करके कंडक्टर है क्या? एंग्री बर्ड्स थोड़ी खेल रहे हैं। कैसे? देखो, यहाँ कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना, कार्बन होता है 1s2, एक्साइटेड स्टेट में 2s1 2p3। वो फ्री इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से? भाई मेटल के पास कर्नेल और कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कोर इलेक्ट्रॉन भागता है और ये कर्नेल वाइब्रेट हो रहा होता है, तो वो कंडक्टर है। डायमंड तो ये तो कार्बन है ना, ये तो मेटल नहीं है, इसके पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन हम बोल जरूर देते हैं ड्यू टू डीलोकेलाइज सिग्मा, डीलोकेलाइज पाई इलेक्ट्रॉन, ये सॉरी डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे बोल देते हैं हम लोग। लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन जरा समझते हैं। अब ये 2s में 1 और 2p में कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp2। तो ये लोग तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 कर लिए, ये इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया ना। ये p इलेक्ट्रॉन में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, वैसे ही ये p ऑर्बिटल 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 है। ये p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करने लगते हैं रेजोनेंस की तरह। आपस में क्या बेटा? रेजोनेंस की तरह। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर डीलोकेलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पर कंडक्टिविटी देखने को मिलती है। ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया ना, ये इसकी कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या ये बात समझ में आई सभी को? ठीक, चलिए, तो नॉलेज की बात थी। खैर टॉपिक में आते हैं। तो ये इतनी बातें आपको समझ में आई जो मैंने ये लिखा? ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। बात नहीं करो, कंसंट्रेशन ऑफ, ये इनऑर्गेनिक का पोर्शन था, है ना, वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया एनसीईआरटी में है। तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। अब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। अब सुनना बात को, अगर आप डाइल्यूट NaCl लेते हो तो प्रोडक्ट अलग बनता है, अगर आप वेरी वेरी डाइल्यूट NaCl ले लोगे तो प्रोडक्ट अलग बन जाएगा। वो भी हम लोग देखेंगे इन फ्यूचर, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल में। और डी हम लोग देखेंगे बेटा, अमाउंट ऑफ करंट, आप कितना अमाउंट पास कर रहे हो। अगर लो करंट में अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट अलग है। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपने हाई करंट सप्लाई कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा बेटा? प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? हाँ, चलो देखो तन्मय, इधर ध्यान दे। मैंने यहाँ Na+ और Cl- लिया था, कैथोड पे Na+ भागा, एनोड पे Cl- भागा। व्हाट इफ अगर मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटायन और एनायन का मिक्सचर ले लूँ, मैं खूब सारे कैटायन और खूब सारे एनायन ले लूँ, तो उनके बीच कंपटीशन होगा, कौन पहले जाएगा, हम फर्स्ट करके गाड़ी में भागेगा, है ना। तो उसके बाद कौन जाकर के विनर होगा? जो विनर होगा, जो जल्दी पहुंच जाएगा, जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा बेटा? उसका इलेक्ट्रोलिसिस में वो प्रोडक्ट बना लेगा। और जो सोल्यूशन के अंदर रह जाएगा, जो रेस में हार गया, वो इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट अभी फिलहाल तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसको समझो। ये इलेक्ट्रोलिसिस में पहले कौन सा किस फॉर्म में था? चार्ज। ये चार्ज है, यहाँ पर भी क्या है? चार्ज। अब ये लोग क्या हो गए बेटा? चार्ज है, न्यूट्रल हो गए, यानी डिस्चार्ज हो गए।
क्या हो गया बेटा, डिस्चार्ज हो गया। वैसे भी केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में बदलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्चार्जिंग। क्या बोलते हैं, डिस्चार्जिंग। तो यहाँ डिस्चार्जिंग होगा, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन पहले जाके डिस्चार्ज हो रहा है। भाई इलेक्ट्रोलिसिस मतलब डिस्चार्जिंग, इलेक्ट्रोलिसिस बोलने का मतलब डिस्चार्जिंग। मैं पूछूंगा कि कौन पहले जाके डिस्चार्ज होगा किसी कंटेनर में, ठीक है, यहाँ Na+ और Cl- है, मैं इसमें K+ ले लिया, Cu+ ले लिया, Ag+ ले लिया, Fe+3 ले लिया, डिफरेंट कैटायन ले लिए। तो मेरे को देखना यह है कि किसी पर्टिकुलर करंट में कौन पहले जाके डिस्चार्ज होगा, इनके बीच रेस होगा, कंपटीशन होगा, और वो जो सबसे पहले जाकर के पेनिट्रेट करेगा वो क्या करेगा बेटा, जाइगोट बना लेगा, और उससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। और बाकी सब क्या होते हैं बेटा, रेस में पीछे हो गए, वो धीरे धीरे अपने आप रीजनरेट हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, यही होता है ना। हाँ, अभी बायोलॉजी वाला चल रहा था, तुरंत समझ में आया। देखिए अभी इलेक्ट्रोलिसिस में बोलूंगा, दिमाग नहीं चल रहा था। खूब सारे अगर मैं कैटायन लूँ तो इनमें से वो जो सबसे अच्छा कैटायन होगा स्पीड में भागेगा और जाकर के पेनिट्रेट कर देगा, कहाँ पर, कैथोड और एनोड पर, और जाकर के वो 2n बन जाएगा। डिप्लॉयड है ना, एक नंबर बात। मतलब वो जाकर के खुद को डिस्चार्ज वहां कर देगा। समझ में आया ना, बायोलॉजी के टर्म में थोड़ा बोल दिया, मजा आ गया, एक नंबर बात। काश यही होता सब्जेक्ट भी, लेकिन ऐसा नहीं है। इधर देखते हैं, अब समझते हैं। तो हम ये कैसे डिसाइड करें कि कौन पहले डिस्चार्ज होगा कौन नहीं होगा। सीधा एक ही रास्ता है, इसका जवाब एक ही। एक्सपेरिमेंट करो, आप अलग अलग आयन लो और चेक करो क्या मिल रहा है। Na+ और K+ लो, देखो कौन पहले मिला। फॉर एग्जाम्पल हमें मिला कौन बेटा, Na+। क्या मिला बेटा, Na+। फिर Na+ K+ के जगह आपने Cu+ लिए, तो देखो पहले कौन यहाँ डिपॉजिट हो रहा है, तो हमें पता चला कॉपर डिपॉजिट हो गया, तो मैं बोलूँगा कॉपर अच्छा है। ठीक है, ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट करना। जब साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया, जब एक्सपेरिमेंट किया तो उनको एक पैटर्न मिला। उनको क्या मिला बेटा, एक पैटर्न मिला। आप अभी मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हो, मॉडर्न फिजिक्स में क्या पढ़ रहे हो आप, एटम्स पढ़ रहे हो। बहुत जल्दी आप पढ़ोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या पढ़ोगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपको पता रहता है कि हर मेटल की एक कुछ खास प्रॉपर्टी रहती है, जिसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, दहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब कोई फोटोन आकर के इसमें टकराता है, फोटोन आया, टकराया, फुचुक करके इलेक्ट्रॉन दे देगा। बोलो बात क्लियर है। हर फोटोन जो टकराएगा वो इलेक्ट्रॉन निकाल दे ऐसा जरूरी नहीं है। जितना वर्क फंक्शन, जितना आपको काम करना पड़ेगा, आपको एटलीस्ट उतनी एनर्जी का फोटोन इस पे गिराना पड़ेगा इस मेटल के सरफेस पे, ताकि इलेक्ट्रॉन निकल जाए। उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और उस फोटोन के वेवलेंथ को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या ये बात आपको समझ में आया। अरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यार, ठीक है। तो हर मेटल के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन की वैल्यू स्पेसिफिक होती है। अगर सपोज इस मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन दूंगा, कुछ होगा क्या। 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन दूंगा, कुछ होगा क्या। मैं 2 इलेक्ट्रॉन का फोटोन दूंगा, कुछ होगा क्या। यस सर, इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया, यही रखा हुआ है, दिखा इलेक्ट्रॉन, दिख उड़ जाएगा, धीरे, हवा नहीं देना, छोटा है, क्लियर है, ठीक। हाँ, अब मैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन दिया तो इलेक्ट्रॉन निकला भी और वही करके भागने भी लग गया, गिर गया मेरे हाथ से, देखा, वहां तक भागा, ठीक है। तो जितनी एनर्जी इसको निकालने में लगी वो था वर्क फंक्शन। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगा, और हमने 3 का फोटोन डाला था ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस इलेक्ट्रॉन को किस फॉर्म में मिल गया, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। अगर आइडल केस मानू जहां हीट लॉस ना हो, ठीक है, समझ रहे हो। फिजिक्स भी थोड़ा बहुत याद है मुझे, ठीक है। खैर, कहने का मतलब यह है कि सेम फिनोमिना यही होगा। जैसे हर मेटल के लिए एक वर्क फंक्शन होता है, वैसे ही हर आयन जो डिस्चार्ज होती है उसके लिए रिक्वायर्ड डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है, डिस्चार्ज वोल्टेज होता है। उतना वोल्टेज दोगे तभी वो डिस्चार्ज होगा। हाँ, उससे ज्यादा दे दोगे बहुत अच्छी बात है। मिनिमम एनर्जी या मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ एनी आयंस, तन में मुंह मत फाड़, उसी को ही हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल। अब जरा बात को समझना, किसी कंटेनर के अंदर अगर मल्टीपल कैटायंस और मल्टीपल एनायंस हो, एक से ज्यादा कैटायन और एक से ज्यादा एनायन हो, तो वही वाला कैटायन पहले डिस्चार्ज या एनायन पहले डिस्चार्ज होगा, वो आयन पहले डिस्चार्ज होगा। जिसके लिए, अच्छा, किसी भी मेटल के लिए वर्क फंक्शन ज्यादा होना अच्छी बात है कि कम होना, कम होना, क्योंकि वर्क फंक्शन जितना कम होगा
उतने ही कम एनर्जी का फोटोन देना पड़ेगा, उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और सबसे अच्छा होता है इसमें सीजियम। कौन होता है बेटा? सीजियम। इसे सीजियम का इस्तेमाल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, पैनल्स वगैरह बनाने के लिए काम में लिया जाता है। सिमिलरली जिस आयंस के लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम होगी वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। नहीं आया समझ में? ठीक है, वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी उसके लिए डिस्चार्ज अच्छे से जल्दी हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान वो हमें जल्दी मिलेगा। तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी ये बोलती है कि हर आयन को डिस्चार्ज होने के लिए मिनिमम पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या बेटा? डिस्चार्ज पोटेंशियल। वो आयन पहले डिस्चार्ज होगा जिसके लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो? कम से कम। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक, तो अभी हम लोग वही देखने जा रहे हैं, लिखेंगे प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। बातें ना करें बॉयज, कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछें, राहुल सर से नहीं। और आप, है ना? ठीक है, जरा ध्यान दो। कैटायन की बात करेंगे तो डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू लिथियम ले के बांसुरी काना मजे से आला मंजन कर फेंक दे कोई निगाहें बंदरी सुंदरी प्यार भरी, फिर हाइड्रोजन का छापा UgGtu के साथ, बोले यही है, कॉपर +2 Hg+2 Ag प्लस प्लेटिनम +2, ठीक है, Au+3। अब देखो डिस्चार्ज पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कैटायंस में हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे ना, तो डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू लगातार क्या होती है बेटा? घटती है। क्या होती है? लगातार घटती है। तो अगर मैं डिस्चार्जिंग की बात करूंगा, इलेक्ट्रोलिसिस में कौन पहले डिस्चार्ज होगा बताओ? गोल्ड, फिर प्लेटिनम, फिर सिल्वर, फिर मरकरी, फिर कॉपर, फिर हाइड्रोजन। क्योंकि इधर तक तो डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा हो रही है ना, ज़्यादा अगर है तो ये जल्दी डिस्चार्ज नहीं होगा। जिसके लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू कम से कम हो वो जल्दी डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ पर कौन है बेटा? छापा बेस्ट है। कैटायंस में कौन बेस्ट है? छापा बेस्ट, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। एनायन की बात करूंगा तो ध्यान रखेंगे F- फ्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, CH3COO- एसीटेट। अच्छा, इसको हमने देख लिया है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में। अगर CH3COO- डिस्चार्ज होता है तो ये क्या बनाता है? एक तो हाइड्रोकार्बन बनाता है और साथ ही साथ CO2। क्लियर है? अच्छा, ये मालूम है ना आपको, बता चुका हूँ। और यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन हो सकता है क्या? यस, अगर रेडिकल डिसप्रोपोर्शनेशन हो जाए तो। याद आ रहा है? पूरा ऑर्गेनिक पढ़ा चुका आपको, ठीक है। CH3CO-, फिर OH-, फिर Cl-, फिर Br-, फिर I-। देखो सबसे पहले कौन है एनायन में? सबसे ज्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका है बताओ? फ्लोरीन है ना, यानी फ्लोराइड, फिर सल्फेट, फिर नाइट्रेट, फिर एसीटेट, फिर हाइड्रोक्साइड, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड। इधर एनायन में कौन बेस्ट है? CBI बेस्ट है। कौन बेस्ट है बेटा? CBI बेस्ट है। तो ओवरऑल देखा जाए तो CBI का छापा बेस्ट है ना, लेकिन ये सिर्फ कंडीशंस अप्लाई ओनली फॉर बीजेपी, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस वाले लोग के लिए बेस्ट नहीं है, सीधा जेल में। पहला, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl by प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। देखो एक्वस NaCl है, यानी जाहिर सी बात है Na+ और Cl- होगा, और पानी है तो पानी का भी कुछ हद तक तो आयनाइजेशन होगा। वैसे पानी H3O+ और OH- में डिसोशिएट होता है, लेकिन फिलहाल हम मान के चले कि वाटर ने यहाँ पर अपना कैटायन H+ और OH- दिया होगा। इस बात को भी हम लोग इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम में वाटर का जब आयनाइजेशन देखेंगे तो ये बात को मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। वहाँ आएगा वाटर के लिए प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट KH। चलिए देखो Na+, Cl-, H+ और OH-, ये एट एनोड। एनोड में क्या होना है बताओ? ऑक्सीडेशन। ये तो कुदरत ने तय कर रखा है।
और कैथोड में क्या होगा बेटा, रिडक्शन। ये तो तय है, होना ही होना है। अब एनोड में कौन जाएगा पहले, एनायन। एनायन हमारे पास कौन कौन है, Cl माइनस और OH माइनस। मुझे बताओ क्या CBI में से कुछ दिखा, कौन, Cl माइनस। तो Cl माइनस यहाँ डिस्चार्ज हो जाएगा, है ना, Cl माइनस एक्वस यहाँ पर डिस्चार्ज होगा, Cl2 गैस बन के उड़ जाएगा और साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। बोलो होगा, ठीक है। अच्छा, यानी यहाँ से Cl माइनस तो निपट गया, बोलो क्लियर है। अब कैथोड पे कौन डिस्चार्ज होगा, कैटायन। कैटायन कौन है, Na+H+ में कौन डिस्चार्ज होगा बताओ। Na+H+ में किसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू कम है, लेके, बांसुरी, काना, फिर हाइड्रोजन, फिर उसके बाद छापा है ना, तो कौन बेटा, H+। H+ एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन को खा लेगा और रिड्यूस होकर के कौन सी गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से H+ निपट गया, यहाँ से Cl माइनस निपट गया, बोलो निपट गया। एनोड पे कौन सी गैस मिली, क्लोरीन गैस। कैथोड में कौन सी गैस मिली, हाइड्रोजन गैस। जरा गौर से सुनो, सोल्यूशन के अंदर Na+ और OH माइनस बच गए, ये लोग जुड़ करके क्या बना लेंगे, NaOH। NaOH क्या है, बेस है। तो बेस बनने की वजह से pH ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन विल बी इंक्रीजेस। सॉल्यूशन का pH क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है। ऐसा ही एक क्वेश्चन मॉड्यूल का कल मैंने सॉल्व करके भेजा हुआ था, एक बच्ची ने पूछा था, मैंने बताया हुआ है, वो देख लेंगे आप। क्लियर है, ये चीज समझ में आया सभी को, ठीक है। लिखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट बाय प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अच्छा, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है ना, उसका कलर क्या होता है आप बता सकते हो क्या, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। क्या है, आज ब्लू है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है। और इलेक्ट्रोलिसिस के बाद जो ब्लू कलर होता है ना, वो चेंज हो जाता है, तो हमें पता भी चल जाता है कि इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है। ध्यान दो, लिखेगा कोई भी नहीं। हमारे पास आयंस कौन कौन से होंगे, तो Cu+2, SO4-2, साथ ही साथ एक्वस कंडीशन है तो H+ और OH-। बोलो क्लियर है, ठीक है। एट एनोड, एनोड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन। कौन, एनायन। एनायन SO4-2 OH- में किसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, OH-। तो OH- खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। किस फॉर्म में, H2O, 2 हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, अभी भी 1 ऑक्सीजन बचा है, बचेगा क्या बेटा, हाफ O2, और रिमूव हो जाएगा यहाँ पर क्या बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। बोलो बात समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से OH- तो क्या हो गया बेटा, डिस्चार्ज, ठीक। एट कैथोड, कैथोड पे कौन डिस्चार्ज होगा, कैटायन। Cu+2 H+ में किसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू कम है, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, बच्ची बताएगी। H+ का कम है बेटा, ज़्यादा है, ठीक है। क्लास में ध्यान दिया कर, Cu+2 का होगा क्या बेटा, Cu+2। तो Cu+2 जो है ये पहले डिस्चार्ज, CBI का छापा बेस्ट है, बता है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन को खा करके कॉपर मेटल बना के डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये निपट गया। अब बचा क्या, H2SO4। बताओ H2SO4 एसिड है कि बेस है, तो pH ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, डिक्रीज होगा ना, और ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन वो डिक्रीज होगी, इंटेंसिटी ब्लू कलर की। एग्जाम्पल नंबर 3, इलेक्ट्रोलिसिस। ये आप करके बताओ तो क्या बनेगा, ऑफ एक्वस AgNO3 सॉल्यूशन बाय प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। आप बताओ क्या बनेगा, एनोड पे और कैथोड पे। यहाँ क्या है, Ag+ और NO3-, H+ और OH-। बताओ, एनोड पे एनायन, एनायन कौन डिस्चार्ज होगा, OH-। तो देखो OH- डिस्चार्ज किस फॉर्म में होगा, एक तो H2O प्लस हाफ O2 और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, क्लियर है, ठीक है। कैथोड पे कैटायन, H+ Ag+ में कौन, Ag+।
क्लियर है? तो बचा क्या मेरे पास, HNO3, ये क्या है, एसिड है ना, तो pH ऑफ सॉल्यूशन बहुत अच्छा है, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया, सिल्वर डिपॉजिट होके मिल गया हमें, ठीक है। तो पहले देखो किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है ना, तो इसका भी इस्तेमाल करते हैं हम, सिल्वर कहीं मेटल से एक्सट्रैक्ट करना तो सिल्वर की रिएक्शन करके उसका नाइट्रेट बनाएंगे, फिर उसका सॉल्यूशन बना के इलेक्ट्रोलिसिस कर दो तो हमारे पास प्योर सिल्वर मिल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ो, एक आध एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल नंबर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस Na2SO4 बाई प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। आप देखो अभी तक जो भी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल, उनमें जो इलेक्ट्रोकेमिकल डिपेंडेंसी कौन सा चल रहा है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बस बदल रहा हूँ मैं, तो उससे अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहा है। अभी हम लोग करंट वाला इफेक्ट भी देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या देखा था बेटा, इलेक्ट्रोड के नेचर वाली बात भी देखेंगे, वो सब समझेंगे अभी। चलो इसको करके बताओ। देखो हमारे पास क्या क्या है यहाँ, Na प्लस और SO4 -2, H प्लस और OH माइनस, ठीक है। तो एनोड में कौन डिस्चार्ज होगा, एनायन, एनायन सल्फेट, और हाइड्रोक्साइड में कौन अच्छा है, हाइड्रोक्साइड। तो OH माइनस से तो मुझे क्या मिल जाएगा, H2O हाफ O2 और 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, ठीक है। एट कैथोड, तो ये तो नहीं पड़ गया यहाँ से, कैथोड पे कौन डिस्चार्ज होगा, कैटायन। Na प्लस H प्लस में कौन अच्छा है, H प्लस, तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को ठूस करके क्या देगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो सॉल्यूशन में मिला क्या मुझे, Na2SO4, सॉल्यूशन का pH क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अच्छा बात को समझो, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ओनली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यहाँ सिर्फ पानी का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, एकदम कमर्शियली यूजलेस इलेक्ट्रोलिसिस हुआ। Na2SO4 क्या मिल गया बेटा, प्योर फॉर्म में मिल गया, मतलब ड्राई फॉर्म में मिल गया। Na2SO4 हमें ड्राई फॉर्म में मिल गया, किस फॉर्म में मिल गया, ड्राई। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस किए, करंट पास किए और इलेक्ट्रोलिसिस किए पानी का, तो उससे अच्छा पानी का ही इलेक्ट्रोलिसिस कर लेते ना, मिलाएगा के लिए सॉल्ट। अब आप बोलोगे नहीं सर सॉल्ट पहले से मिला हुआ था, इस मेथड से कितना अच्छा हुआ कि पानी पानी अलग हो गया, मतलब पानी से हमको ऑक्सीजन गैस मिल गया, हाइड्रोजन गैस मिल गया, और यहाँ Na2SO4 हमें प्योर फॉर्म में मिल गया, ड्राई फॉर्म में मिल गया। मैं कहता हूँ बेटा ये फालतू का हम बिजली खर्चा क्यों किया, धूप में सुखा दे तो पानी भाप बन करके उड़ जाएगा, और आपको छाँव में क्या मिल जाएगा, पिघल के Na2SO4। बोलो बात क्लियर है? तो धूप में सुखा दो ना, पानी अपने आप भाप बन के उड़ जाएगा, सॉल्ट ऐसे ही बच जाएगा। नमक ऐसे ही बनाए थे, ठीक है, बापू, दांडी यात्रा, नमक कानून। आज़ादी पहले ऐसा था कि नमक सिर्फ अंग्रेज बनाएंगे, हम खाएंगे। फिर गांधी जी ने सत्याग्रह किया और बोला नहीं हम नमक खुद बनाएंगे, ठीक है। दांडी नाम के जगह में उन्होंने समंदर के किनारे नमक बनाया और यात्रा की, बड़ा फेमस उस समय, है कि नहीं। चरखा चला के आज़ादी मिली हमें शांति से, नहीं समझ आया, ठीक है। खैर ये मेथड वैसे आप इस नज़रिए से देखोगे कि Na2SO4 को आपको ड्राई करना है, प्योर करना है, तो मैं बोलूँगा फिर ये कचरा मेथड है। मैं बोलता हूँ ये इतना अच्छा है कि इससे हमें ऑक्सीजन और गैस मिल रही है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है, सिलेंडर में भर लो। हाइड्रोजन गैस बहुत काम का होता है यार, अरे हूँ हाँ करो, नहीं क्या, हाँ हाइड्रोजन गैस को एज अ फ्यूल काम में लेते हैं बॉस। और दूसरी चीज़, हाइड्रोजन गैस क्या होता है, हल्का होने की वजह से ऊपर भी उड़ता है। तो जो बलून फुला के उड़ाते हैं उसमें कौन सा गैस होता है, हीलियम गैस होता है। लेकिन हीलियम भी थोड़ा महंगा है, आप सोचो इनर्ट गैस है, हीलियम महंगा है। हीलियम गैस का सिलेंडर क्या करते हैं, कार्बोनेट है ना, जो कार्बोनेट वगैरह होता है उसकी रिएक्शन करा के एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। देखो एल्यूमिनियम का जो फॉइल की जो फॉइल होती है उसकी रिएक्शन अगर NaOH से कराओगे तो बनता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2, और हाइड्रोजन गैस मिलती है। जो बलून में उड़ाने वाला हीलियम गैस है ना, हीलियम है इनर्ट गैस। हीलियम गैस का सिलेंडर मंगाओगे बड़ा महंगा होता है, ठीक है।
हीलियम गैस जरूर बलून को ऊपर ले जाती है, बहुत अच्छी बात है, वो हम लोग जानते हैं, लेकिन हीलियम गैस ना नॉर्मली जो 15 अगस्त 26 जनवरी में बलून बना के उड़ा नहीं रहे तिरंगा वाला, उसमें हीलियम थोड़ी है, हीलियम का सिलेंडर उन्हें तो कहाँ से मिलेगा, वहां पर क्या भरा होता है, हाइड्रोजन गैस। वो हाइड्रोजन गैस बनती कैसे, एल्यूमिनियम की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करके सोडियम मेटाएल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस बनता है, इसको भरते हैं। और हमारे पास एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन हल्की होने की वजह से बलून ऊपर चले जाता है, ठीक है। हाँ, स्पेस बलून्स वगैरह होते हैं जो नासा वाले रिसर्च कर रहे हैं, इसरो वाले भेज रहे हैं, एयर बलून ऊपर भेजा गया मौसम की जानकारी के लिए, तो ऊपर एटमॉस्फेयर, अपर एटमॉस्फेयर में अगर कोई हमें मौसम की जानकारी के लिए बलून्स भेजने, उसमें हीलियम इस्तेमाल करते हैं, फिर वो कमर्शियली आता है, समझे। ऐसे ही वो 15 अगस्त 26 जनवरी में 10 रुपये फुग्गा बेच रहे हैं, उसमें हीलियम भर के देंगे क्या रे पागल लोग, वो ये होता है। ये ना, ये तो अभी आजकल इसका हाइड्रोजन का सिलेंडर मिल रहा है कमर्शियली, हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर मिल जाता है, इसका कलर ब्लैक होता है, क्या होता है बेटा, ब्लैक सिलेंडर होता है। यूजुअली हम लोग बचपन में ना इसको बनाते थे, सिगरेट आती थी पहले, बीड़ी सिगरेट, उसकी पन्नी होती थी, उसमें एल्यूमिनियम फॉइल रैप होता रहता था दादा, वो उस रैप को हम लोग अलग करते थे एल्यूमिनियम को। अरे आजकल एल्यूमिनियम फॉइल मिलता है, हमारे ज़माने में थोड़ी एल्यूमिनियम फॉइल हम देखे हैं रे, आजकल टिफिन में एल्यूमिनियम फॉइल पैक होके जाता है, हमारे यहाँ ऐसा डब्बा होता था ऐसा करके वाला, ठीक है, इसमें अलग अलग टिफिन ऐसे रखे रहते थे स्टील का, समझा। वो अपने ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं, उस आजकल एल्यूमिनियम फॉइल वगैरह का फैशन है, हमारा उस समय वैसा नहीं रहता था। हमारा तो वो एल्यूमिनियम फॉइल हम लोग वो सिगरेट वगैरह के रैपर से निकालते थे, इजीली मिलता था। और NaOH, ये सोडा बोलते थे हम लोग सोडा खरीदते थे, सोडा बॉटल रहती थी ऐसे जिसका मुंह ऊपर पतला, और उसके अंदर एल्यूमिनियम को रोल कर करके हम लोग डालते थे, फिर थोड़े देर बाद ना गैस देने लगता था, फिर हम लोग ऊपर बलून लगा देते थे, फिर ऐसे करके हम लोग हाइड्रोजन गैस का बलून भरते थे ना। तो मुंह से तो फूक ही सकते हो तुम, CO2 वाला वो ऊपर नहीं जाता, कौन सा जाता है, ठीक है, ये समझ में आया। हीलियम भी जाता है, हीलियम को कमर्शियल जो बलून्स होते हैं उसमें, जैसे आप एडवर्टाइजिंग बलून देखोगे, बड़े शहरों में जाओगे, एक बलून ऊपर में रहता है, उसमें LED लाइट रहता है, चमकता रहता है, इधर से इधर, ये छत्तीसगढ़ छोड़ के बाहर निकलोगे तो दिखेगा, तो वहाँ पर ब्रांडिंग वगैरह रहती है, तो वो सब बलून्स में कौन सी गैस रहती है, हीलियम प्लस हाइड्रोजन गैस रहती है, क्या रहती है, हीलियम प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और जो स्पेस बलून्स होता है, मौसम विशेषज्ञ लोग जो है मौसम की जानकारी वाली जो बलून उड़ाते हैं, और कुछ स्पेस प्रोजेक्ट वाले जो रहते हैं, उसमें कौन सी गैस रहती है, हीलियम रहती है, समझ में आया, ठीक। चलिए खैर, ये तो बातें हो गई ये सबसे रिलेटेड, थोड़ा बहुत इधर उधर की जानकारी भी हमें जरूरी है, क्या पता KBC में गए इन फ्यूचर और यही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तुम फोन ऑफ फ्रेंड में मुझे लगाना, क्लियर, मैं हरवा दूंगा तुम्हें, नहीं हरवा नहीं दूंगा, जितवा दूंगा, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब लिखेंगे कितने हो गए एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट हो गया, सिल्वर नाइट्रेट हो गया, 4 हो गए, ठीक है। अब जरा देखो सम, देखो अब देखो इलेक्ट्रोलिसिस तो नॉर्मल हमने देख लिया, कुछ आड़े तिरछे वाले इलेक्ट्रोलिसिस भी है, कुछ ढिंचैक वाले इलेक्ट्रोलिसिस है, कुछ KTM लवर वाले इलेक्ट्रोलिसिस है, ठीक है, कुछ थोड़े से मतलब अलग टाइप के वाले इलेक्ट्रोलिसिस भी हैं हमारे पास में, अलग टाइप के दिखते हैं, उन लोग देखने से पहचान में आ जाएगा आपको, थोड़ा सा ढिंचैक जैसे रहते हैं। तो कुछ ढिंचैक एग्जांपल हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के देखने जा रहे हैं, जहां एक्सपेक्ट करते हैं कि ये प्रोडक्ट बनेगा लेकिन हो कुछ और जाता है, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे सम ढिंचैक एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। Some ढिंचैक एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, बातें नहीं, इधर ध्यान देंगे। सबसे पहला हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वेरी वेरी डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन बाय प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अच्छा, मैंने आपको 4 पॉइंट लिखा है जिससे बनने वाला प्रोडक्ट डिपेंड करता है। पहला क्या, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, दूसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, तीसरा कंसंट्रेशन। तो अब देखो कंसंट्रेशन वाला फैक्टर को मैं समझाने जा रहा हूँ। NaCl अगर सॉलिड फॉर्म में तो सोडियम और Cl2 गैस दिया था, NaCl एक्वस फॉर्म में यानी कि डाइल्यूट फॉर्म में है मान के चलो,
तो वहां पर उसने क्या दिया था, Cl2 और O2 गैस, H2 गैस। अब वेरी वेरी डाइल्यूट ले लिया मैंने और कंसंट्रेशन को एकदम डाउन कर दिया, डाइल्यूशन बढ़ा दिया। तो यहाँ पर हमारे पास Na+Cl- तो है ही है, H+ भी है, वो भी भर भर के, और OH- भी है, H+ भी है और OH- भी है। बोलो है, ठीक है। अब देखो एट एनोड, एनोड में ऑक्सीडेशन होना है। एनोड में ऑक्सीडेशन के लिए कौन जाता है, वो फैन थोड़ा बंद करो बेटा। एनोड में ऑक्सीडेशन के लिए कौन जाएगा, एनायन जाएगा। एनायन किसको मौका मिलना चाहिए था, Cl-, ये ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन क्योंकि इसका पिताजी इंडस्ट्री में पहले से है, ठीक है, तो इसको ज़्यादा फिल्म मिलेगा, भले है ना अंडरवर्ल्ड में जिक्र यारादे नाम का, नेपोटिज्म हो जाएगा यहाँ पे, मौका किसको मिलेगा, OH-। बोलो बात क्लियर आ रहा है, अरे हूँ हाँ करना पटेल, बोल बात क्लियर है। तो देखो भले Cl- टैलेंटेड ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मौका किसको मिलेगा, OH- को, एक्सेस में है ना। तो यहाँ OH- डिस्चार्ज हो जाएगा और H2O प्लस हाफ O2 रिमूव करेगा क्या बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, ये निपट गया, ठीक है। एट कैथोड, कैथोड में कौन, कैटायन। कैटायन Na+H+ में किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, H+, तो यहाँ पे भी कौन निपट गया, H+। हाइड्रोजन गैस निपट गया, क्या बन गया, NaCl। pH क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, अरे हूँ हाँ करो। और यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस किसका हुआ है, ऑफ वाटर। तो ये कुछ एक ढिंचा का एग्जाम्पल है जिससे आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमने कोशिश किया था, हमें मिलना चाहिए था सोडियम मेटल, लेकिन क्योंकि एक्सेस में वेरी वेरी डाइल्यूट कंडीशन ले लिया, तो उस कंडीशन में हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस किसका हो जाता है बेटा, वाटर का हो जाता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगली क्लास में कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे और इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। मिलेंगे शाम की क्लास में केमिकल काइनेटिक्स के साथ, ठीक है। तो शाम को आपकी केमिकल काइनेटिक्स की क्लास रहेगी और बायो की क्लास रहेगी, ठीक है। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजीली ऑन योर फिंगर टिप्स, जो भी चाहिए ले लेना।